नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले ने सबका ध्यान खींचा है। भले ही ड्रोन के जरिए हुए इस हमले से ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद गंभीर घटना है। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की तह तक पहुंचने में लग गई है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में ड्रोन्स के दुरुपयोग का मसला उठा। भारत ने साफ कहा, हथियारबंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इस पर दुनिया को गंभीरता से ध्यान देना होगा। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बुधवार को होने वाली इस बैठक में जम्मू ड्रोन आतंकी हमले पर चर्चा की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं ड्रोन हमले पर आज भी पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे तक मंथन किया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल चर्चा में मौजूद रहे। ऐसे में बड़ा सवाल कि यूएन में ड्रोन हमले की गूंज का क्या होगा असर। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। तो भारत ने यह मसला यूएन में उठाया है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या कहा गया भारत की तरफ से। भारत की तरफ से विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के वीएसके कौमुदी ने कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल चिंता बढ़ाने वाला है। कम लागत का ये विकल्प आसानी से उपलब्ध है। आतंकी समूहों का अपने मकसद के लिए एरियल सब सरफेस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है। आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव वीएसके कौमुदी की तरफ से यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में ये बात कही गई। ये पक्ष भारत की तरफ से उन्होंने रखा और इस तरह से भारत ने यूएन के अंदर ये ड्रोन हमला मामला उठाया है। और ऐसे में इससे जुड़े बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन ड्रोन से निशाना, किसका कारनामा? जी हां, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस पूरी साजिश के पीछे, ये जो हमले बोले गए, इसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड? ड्रोन से हमला किसकी साजिश? कैसे आतंकियों के हाथ लगा ड्रोन? बड़ा सवाल। क्या यूएन जाने से अब खुलेगी ड्रोन की कुंडली? यह भी महत्वपूर्ण सवाल। कहीं पड़ोसी की कोई साजिश तो नहीं ड्रोन? और ड्रोन हमले का मुंहतोड़ जवाब कब? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। और हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। भारत यूएन में इस ड्रोन हमले को लेकर पहुंचा, भारत ने अपना पक्ष रखा, भारत ने यूएन में खरी खरी सुनाई। क्या कहेंगे सर आप? क्या आपकी आगे की रणनीति है? यूएन में ये मसला उठाकर क्या जताना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं आप? आज जरा देश की जनता को बताएं, समझाएं। देखिए, भारत सरकार हर फ्रंट पे, क्योंकि ये ड्रोन जो हमला है एक नई तकनीक के द्वारा आसमान के थ्रू देश पे हमला किया जा रहा है और इसमें आतंकवादी शामिल है और वो आतंकवादी हमारे जो पड़ोस का, जो हमारा सीमा का क्षेत्र है, वहाँ से ये हरकतें कर रहे हैं। तो भारत ने विश्व पटल पे ये बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है। आज हमारे लिए खतरा है तो कल आपके लिए भी रहेगा। हम सबको मिलके इसके खिलाफ स्ट्रेटजी बनानी है। जो लोग इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ भारत सरकार अपनी तैयारी भी पूरी तरीके से कर रही है। हम जो सर्विलेंस है, हम जो मॉनिटरिंग है, हम जो इस तरीके के इक्विपमेंट जो ड्रोन्स हैं उन पे नज़र रखी जा सके, उस पर भी जो हमारा रक्षा विभाग है प्लस हमारा जो होम विभाग है, वो दोनों ही इस पे तेज़ी से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज बड़े स्तर पे हाई लेवल मीटिंग हुई है। माननीय प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और जो रक्षा सलाहकार हैं वो सब बैठे हैं और उन्होंने इस पर स्ट्रेटजी बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि भारत के पास तकनीक भी है। भारत जल्दी ही ऐसी जो हरकतें की जा रही हैं उनसे निजात पाने में सफल होगा। हम लोग ऐसे ड्रोन्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे, डिस्ट्रॉय भी करेंगे और हमारे को नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही हम इनको न्यूट्रलाइज करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन जो
आतंकवादी और जो पड़ोसी अपने यहाँ पे जो फेल्योर है, अपने यहाँ पे जो उनके यहाँ पे इंटरनल राजनीति चल रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना भी जरूरी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आज यूएन में जिस तरीके से भारत सरकार ने पक्ष रखा है, भारत के ऑफिसर ने पक्ष रखा है, वो पूरे विश्व को ये दिखाने के लिए है कि आज भारत इस समस्या को झेल रहा है, कल आप भी झेलेंगे। अफगानिस्तान में भी इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, वहाँ पे यूएस की फोर्सेज हैं, वहाँ पे नाटो की फोर्सेज हैं, आपको वहाँ पे भी ये समस्या आ सकती है, दूसरी जगह भी आपको ये समस्या आ सकती है। तो हम सब लोग मिलके ऐसे आतंकवादियों का मुकाबला करें, उनका विरोध करें, ऐसी शक्तियों को हम आइसोलेट करें। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, इस मसले को यूएन में ले जाने के कदम को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सरकार विदेश नीति और डिप्लोमेसी का एक पार्ट है और निश्चित तौर पे यदि कोई घटना हो रही है, देश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई प्रश्न आएगा, हमारी अखंडता और भूभागीय सुरक्षा पर कोई प्रश्न आएगा, तो सरकार का यह ड्यूटी बनता है कि वो किस तरह से डिप्लोमेटिक अंदाज में इसको रखती है। पहली बात, यदि यूएन में रखा है, मैं यूएन में भी उसका स्वागत करता हूं। जहां तक बात आंतरिक सुरक्षा का है, निश्चित तौर पे आंतरिक सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न है और ड्रोन हमला ये अपने आप में एक, क्योंकि अलग तरह का एक प्रयोग है और इसमें जो है आतंकवादियों को ज्यादा आसानी से ट्रैक करना मुश्किल हुआ और जिसका नतीजा भी हमने देखा। 2 बार उन्होंने सेम डे, एक बार तो समझ में आती है, लेकिन दूसरी बार भी उन्होंने प्रयास की ये हिमाकत करने की। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और इसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहूंगा। सरकार को सेना के प्रमुख, जैसे सेना के डीआईजी रैंक के कई अधिकारियों ने 2 साल पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का सरकार को इनपुट दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं। ठीक है कि आतंकवादी हमले उस तरह नहीं थे कोई बेस पर, ये पहली बार ये बड़े लेवल का हमला है। इससे पहले भी वो ड्रोन के इस्तेमाल के माध्यम से वो ड्रग्स और कैश और असले गिराने का प्रयास दक्षिण कश्मीर में कई बार कर चुके हैं और इस पर कई बार हम लोगों ने हमारी सरकार को इनपुट भी दिया है। मैं अभी भी आग्रह करूंगा कि सरकार को अब चूंकि इस तरह की चीजें आई हैं, ये अपने आप में अलग तरह का एक प्रश्न है, इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार जरूर करनी पड़ेगी और जो भी सक्षम प्रयास हो, वो प्रयास ईमानदारी से करनी होगी ताकि पाकिस्तान के मंसूबे को हम किसी भी स्थिति में कश्मीर के शांति प्रक्रिया की जो बातें चल रही है उसमें किसी भी तरह हस्तक्षेप करने का मौका न दे। पहली बात। दूसरी बात, अभी एसपीओ हमारे जो थे फयाज अहमद भट्ट साहब, मैं उनके पूरे परिवार को श्रद्धांजलि देता हूं। वो शहीद हुए आतंकवादियों के क्रूर कारनामे के कारण। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कश्मीर के अंदर में बौखलाहट है आतंकवादियों की और वो लगातार कोई ना कोई गलत प्रयास कर रहे हैं। हमारे इंटेलिजेंस को इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि इस ड्रोन हमले के बारे में भी इंटेलिजेंस को पहले से कुछ खबर शायद आई थी, ऐसे अखबारों में मैंने देखा है। तो यदि ऐसी खबर कोई आई थी तो निश्चित तौर पे हमको समय रहते कहीं ना कहीं सचेत हो जाना होगा। सेना अपना शौर्य के साथ काम कर रही है लेकिन इंटेलिजेंस का काम सरकारी क्षेत्र में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो गवर्नमेंट को भी ईमानदारी से प्रयास करते रहना होगा। ठीक है। रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, सब बात बिल्कुल सामने साफ है। मैं क्लैरिफाई करा दूं। पहली बात तो हम कोई पार्टी के हैं नहीं, तो हमें सच बोलना ही पड़ेगा। बात सारी ये है, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी की नहीं है। 1982 में इजराइल ने सीरिया के 82 मिग एयरक्राफ्ट 2 घंटे के अंदर गिराए थे क्योंकि ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। ड्रोन्स ने उनके मिसाइल बेसिस को उड़ाया था और उसके बाद उनके रडार्स को उड़ा के और उन्होंने जितने भी उनके मिग एयरक्राफ्ट आ रहे थे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला रडार का और सबको शूट डाउन किया। 82 जहाज 2 घंटे में गिराना कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात नहीं होती। ये कब से ड्रोन चल रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल यमन में किया अमेरिका ने मिनिस्टर को मारने के लिए रोड पे, अफगानिस्तान में किया और यहां तक कि हमने कब से ड्रोन बनाने, अब सुन लीजिए मेरी पूरी बात। अब ड्रोन बनाने के लिए हमने भरसक प्रयत्न किए, रुस्तम ड्रोन बन रहा है पर पाकिस्तान ने हमसे ज्यादा बढ़त हासिल करी है। 2013 में उसने अपना बड़ा ड्रोन बनाया चाइना से लेकर, अमेरिका ने मना कर दिया रीपर उसके लिए, उसने चाइना से लेकर बनाया, वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है। प्रॉब्लम हमारी ये है, हमारी सरकारी नीति कमजोर है।
फौज रिक्वायरमेंट देती है और वो टाइम पे नहीं मिलती। आपके 40 साल लग जाते हैं एक आर्टिलरी गन को आने के अंदर। आपका जो आर्टिलरी शेल अभी तक नहीं बन रहा, और आपने 155 मिलीमीटर का शेल, एक राइफल नहीं बन रही। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी नीतियों को जब तक हम तगड़ा नहीं करेंगे अपनी सरकार की कार्यप्रणाली को, इसलिए मैं कह रहा हूं ब्यूरोक्रेसी और फौज में बहुत अंतर है, डिस्टेंस बहुत है, एक दूसरे में विश्वास नहीं करते। प्रॉब्लम हमारे घर की है, बाहर की नहीं। पाकिस्तान को अगर आपने नेस्तनाबूद करना है, अभी तक पीओके क्यों नहीं लिया? क्यों बैठे हुए हम? क्या हम ये थोड़ी कहते हैं कि ड्रोन का हमला करेंगे तो हम भी करेंगे, तो वो पत्थर मारेगा तो हम भी मारेंगे? अरे उसको आप ऑक्यूपाई करिए। जब आपकी फौज आगे बढ़ती है तब आपकी जीत होती है। और मिलिट्री स्टेट को लेना पड़ेगा, रियल एस्टेट लेनी पड़ेगी। पीओके को आप लीजिए, आपके सारे ड्रोन अटैक वगैरह ये सब बंद हो जाएंगे, कश्मीर में शांति आ जाएगी। क्वेश्चन है हमारे को पॉलिटिकल विल चाहिए, ये हम चाहिए। हमारे को एयरफोर्स ने ऑलरेडी कह दिया था कि हमें एंटी ड्रोन डिवाइसेस चाहिए, उन्होंने पेपर में लिख के दिया हुआ है, उसके फाइलें गई हुई हैं, अभी तक नहीं आया। और ये तो अटैक कर दिया तो अभी हमारी आंख खुली है, नहीं तो आंख ही नहीं खुलती जब तक चाइना अटैक। जवाब लेंगे हेमचंद शर्मा जी से। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अनुज माथुर भी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आप बख्शी साहब से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, देखिए, जो बख्शी साहब कह रहे हैं वो बात एक लेवल तक ठीक है। रक्षा की आवश्यकता जो होती है, वो रक्षा की आवश्यकता जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और सेना है वो जानती है, वो अपना आगे बढ़ाती है। पार्टी कौन है, सरकार कौन है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है कि हमें आवश्यकता है आर्मी को, एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की। इसमें कोई संदेह नहीं है, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और नए नए हथियार हमारे पास आने चाहिए। जहां तक सवाल इस ड्रोन अटैक का है, क्योंकि हम इस ड्रोन अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। ये जो ड्रोन अटैक है, ये इसमें डेफिनेटली चीन और पाकिस्तान का एक नापाक गठबंधन है, इसमें कोई संदेह ना हो। ये जो ड्रोन है ये चाइनीज ड्रोन है। ये चाइनीज ड्रोन लश्कर तैयबा को चाइना ने बेचा था और ये उन्होंने मेरे ख्याल से 2020 में या कभी उन्होंने खरीदा था। फिर उसके बाद हमारे पास ऐसी भी खबरें थी कि इस ड्रोन को वो वेपनाइज कर रहे हैं, इसमें एमिनिशन और एक्सप्लोजिव ले जाने के लिए इसको तैयार कर रहे हैं, वो भी उन्होंने किया। आप ये कहना चाहते हैं कि इनपुट्स हमारे पास थे, फिर भी हमने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया? हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इनपुट्स हमारे पास थे, गंभीरता से हमने लिया था, तैयारी हमारे पास पूरी थी। ड्रोन को पकड़ना रडार में अक्सर ड्रोन पकड़ में नहीं आते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, 2018 में सीरिया में रूस के बेसिस पर 13 ड्रोन्स ने एक साथ हमला करके 2 बेसिस को ऊपर अटैक किया था। एक एक्सपेरिमेंट के तहत HMS क्वीन एलिजाबेथ, जो कि मोस्ट एडवांस्ड जहाज है, नौसेना का पोत, युद्धक पोत है, वहां पर उन्होंने एक ड्रोन लैंड कर दिया। तो हाँ। जहां तक ड्रोन का सवाल है, उसको रडार से पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जिस ये बात अगर आतंकवादियों को पता है और वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं, ऐसे में सर सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि फिर हमें भी तो, हमारी सुरक्षा एजेंसी को भी तो इस तरफ और ध्यान देने की आवश्यकता थी, या हमले के बाद ही हमारी आंखें क्यों खुली? बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है जी। नहीं, अभी हमारी आंखें खुली भी हैं। हम लोग इसमें कर रहे हैं। हाँ। DRDO में इसके लगातार इसका डेवलपमेंट चल रहा है। हम लोग, हमारे पास भी हमने अपना ड्रोन्स बना के रखे हुए हैं, ड्रोन्स लेके रखे हुए हैं। इजराइल के साथ हमारा बहुत अच्छे संबंध है और हमको उन संबंधों को अभी करके और वहां से एक एंटी ड्रोन सिस्टम लेने की आवश्यकता है। क्या कब आएगा, किस प्रकार से आएगा, ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बहुत जरूरी है। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए टेक्नोलॉजी के मामले में हमें 4 कदम उनसे और आगे बढ़ना होगा। अब बोलिए सर, बोलिए। शिल्पा एक मिनट, मैं और ये बता रहा हूं कि इस पर्टिकुलर अटैक को आतंकवादी हमला कह के दरकिनार करने की बात नहीं है। ये आतंकवाद नहीं है, इसमें पाकिस्तान का बराबर हाथ है, कोई शक ना हो। और चूंकि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, तो ये एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। और इसका इसीलिए हम UN में गए हैं और इसका जवाब देने की जरूरत है, और ये जवाब हम देंगे। आप ये याद रखना, ये जवाब दिया जाएगा। अब कैसे, किस प्रकार, कहां, ये सरकार का काम है, लेकिन
this is not a mere terrorist act. This is, to my mind, an act of war by Pakistanis. ठीक है सर। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, आप इस पूरी घटना को, इस हमले को किस तरह से देख रहे हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? और यूएन में जाने के बाद ये मुद्दा किस एंगल से अब पेश किया जा रहा है? देखो शिल्पा, ये बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज संयुक्त राष्ट्र में जो भारत ने बात रखी है वो सारे देशों को आगाह भी किया है, क्योंकि ये सबसे कम लागत का विकल्प की, जो कह सकते हैं आसानी से उपलब्ध होने वाली टेक्नोलॉजी है। तमाम तरीके से आतंकवादी हमले होते थे, उसमें महीनों क्या सालों उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर किस तरीके से सारा सिस्टम उनको बताया जाता था कि वहाँ जाके कैसे असेंबल करना है, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ है नहीं है और बहुत ज़्यादा भारी भरकम रकम भी इसमें खर्च नहीं करनी है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बिल्कुल चुनौती है। लेकिन ये 24 जून को सुरक्षा एजेंसियों ने यदि अलर्ट कर दिया कि ड्रोन से कोई हमला होना था, तो निश्चित तौर से यदि हमला हो भी गया तो कहीं ना कहीं हमारी चूक है। इसको मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मानना पड़ेगा कि सूचना होने के 2 दिन बाद यदि ड्रोन का हमला होता है और फिर भी हम उसे नहीं रोक पाए तो ये नाकामी है। दूसरा, अभी प्रफुल्ल बख्शी साहब ने ये कहा कि हम अभी तक POK को क्यों नहीं ले पाए। ये बहुत अच्छे से वो जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारा 70 साल से चल रहा, कई युद्ध भी हुए, चाइना का उसके साथ सपोर्ट है, कूटनीतिक तरीके से किस तरीके से सरकारें लोहा लेती हैं और तमाम ऐसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गए हैं जहां बिल्कुल दुनिया बढ़ती नजर आ रही है। और कई ऐसे देश हैं जो दोनों खेमों में कदम रखे हुए हैं, भारत के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं। और आज यदि हम रूस की परिस्थिति देखें तो आप देखो कि यदि वो पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास कर सकता है, चाइना के साथ भी मिलकर काम कर रहा है, हमारे देश के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। और पहले जो संबंध अमेरिका के साथ थे और कुछ अलग हटके हैं, लेकिन तमाम यदि हम अपने महानुभावों से बात करें, सेना के अफसरों से बात करें, सरकार से बात करें, तो अभी भी हम लोगों की बातें निकल के आती है कि अमेरिका पे हम बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो हमारा विश्वसनीय दोस्त नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। और कूटनीतिक तरीके से यदि हम किसी देश को हराते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें आ गई हैं, फाइनेंस के मामले में तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, जिस तरीके से चाइना को जवाब हमारे देश ने दिया, तो युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध के अलावा भी तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी सरकार को विचार करना पड़ेगा कि उनके माध्यम से भी हम अन्य देशों को जो आतंकवाद में संलिप्त हैं उनको दबाव ले सकते हैं। पाकिस्तान को भी आप देखेंगे अभी भी ग्रे लिस्ट में है, वो कहीं न कहीं हमारे देश की कूटनीतिक रणनीति जो थी, हमारे देश की जो कूटनीतिक रणनीति थी वो काम लाई। और निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान कुछ कहे भले ही ऊपर से, लेकिन आंतरिक स्थिति देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पड़ गई है। तो ये सारी कूटनीतिक तरीके से सरकार का काम है कि कूटनीतिक तरीके से कैसे काम करेगी। एकदम सीधा नहीं है कि युद्ध होना है तो युद्ध होना ही है, लेकिन तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, यदि ऐसे आउटपुट इनपुट आते हैं तो सरकार को बिना समय गंवाए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए ठीक है, अनुज माथुर जी कुछ कहना चाह रहे जल्दी से सर, उसके बाद फिर बख्शी साहब। हाँ, मैं देखिए ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें आपको जो बात समझने की है कि कूटनीतिक स्तर पे कुछ हो रहा है, राजनीतिक स्तर पे कुछ हो रहा है, लेकिन कूटनीतिक स्तर और राजनीतिक स्तर पे आप फर्म ग्राउंड पर तभी होंगे जबकि आपकी सशस्त्र सेनाएं बलशाली हैं। अगर आपकी सशस्त्र सेनाएं वीक हैं और वो उसका फिर किस बात की कूटनीति पर आप किस जगह पर फर्म ग्राउंड पर खड़े हो सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। फर्म ग्राउंड से हमने चीन से बात करी क्योंकि उस चीन को भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने गलवान में जवाब दिया, तब हमारे पास ताकत आई उससे बात करने की। तो जहां तक मेरा प्रश्न है कि ये सब चीजें इंटरट्वाइंड हैं आपस में, और तीनों लेवल्स के ऊपर, राजनीतिक लेवल, कूटनीतिक लेवल और मिलिट्री लेवल, तीनों लेवल के ऊपर इसका जवाब देने की आवश्यकता है। और हम तीनों लेवल पर जवाब देने में सक्षम है, कोई किसी को डाउट ना रहे। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन बख्शी साहब से मैं पूर्वाधार रखता हूं। हाँ, बहुत जरूरी है जी। देखिए ऐसा है, जैसे जनरल माथुर बोल रहे हैं, हम जो फौज को अच्छी तरह जानते हैं,
मैं जब आपकी फॉरेन पॉलिसी में कह दिया है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा पीओके अख्तियार करिए। अरे आप 50 किलोमीटर अंदर, 25 किलोमीटर अंदर जाके ऑक्यूपाई पर कर लीजिए, फिर देखिए पाकिस्तान का रवैया किस तरीके से चेंज होता है। और उसके टेररिस्ट कैंप्स हैं, वहां पे अटैक ही मत करिए, उसको ऑक्यूपाई करिए, उसको बस दैट्स ऑल। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आप लाहौर पे जाके ऑक्यूपाई करिए, कुछ नहीं। पाकिस्तान में इतना मॉरल करेज नहीं होगा, इंटरफियर नहीं करेगा। सारी दुनिया जानती है आपने कह दिया पीओके अब आपका है और आपको रिस्क देना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता। और दूसरी बात है, जब मैं कब से कहता आ रहा हूं, अभी जनरल बासर ने भी दोहराया कि हमारी जो बेसिक इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम है वो इतना कमजोर है कि हम ये कर नहीं सकते। सिर्फ पाकिस्तान जैसे देश का तो ठीक बात है, यहां तक कि चीन के साथ में जब बात आ रही है तो भी हमारे को डबल सोचना पड़ता है। वो तो एक सेक्टर में हम हावी हो सकते हैं, पर ओवरऑल आप देखिए ताकत तो चीन की बहुत है, क्योंकि चीन की आर्मी और जगह में ऑक्यूपाइड है, इसलिए गलवान क्षेत्र में हमारा जो इस समय बोलबाला है, पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। पर अगर आपको पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है तो उसकी आर्मी को नाकाम करिए। उसकी आर्मी को नाकाम करने का एक ही तरीका है, आप पीओके के अंदर घुसना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान नेगोशिएटिंग टेबल पे आना शुरू होगा। नहीं तो आपकी कश्मीरी में जो टेररिज्म चल रहा है 18 साल से वो चलता ही रहेगा, कोई रुका नहीं है। और फिर एक और बात कर दूं, आपको अपनी पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज को एक कमांड एंड कंट्रोल में जेएनके में लाना पड़ेगा, एक कमांड एंड कंट्रोल में। ये जो अभी 15-20 डायरेक्टर जनरल घूम रहे हैं, सबकी अपनी इंटेलिजेंस है, सबकी अपनी, वो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ बात करते रह जाएंगे, वो आर्मी को अंडरमाइन करते रहेंगे और यही करेंगे सिर्फ। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, आपने दोनों रक्षा विशेषज्ञों की बात सुनी, आपने डॉक्टर सुनील कौशिक की बात सुनी। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है सर आप लोगों से, और आर्मी को बार बार और ज्यादा और बड़े स्तर पर मॉडर्नाइज करने की बात कही जा रही है। जमाना जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, आतंकवादी भी तो उसे अपना रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी आर्मी को भी और बड़े स्तर पर मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता इस समय महसूस हो रही है। विपक्ष भी बार बार यही सवाल कर रहा है कि आखिर अब इस ड्रोन हमले पर जवाब क्या होगा, कब होगा? देखिए, विपक्ष तो अपना मुंह ना खोले तो अच्छा है। 70 साल वो राज में थे और 70 साल जब उन्होंने सरकार में हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारी आर्मी को दबाने की कोशिश की गई। आज मोदी सरकार में आपने देखा पिछले 7 साल में किस तरीके से तेजी से सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। आज हमने राफेल दिए हैं, आज आसमान से भी आप देखेंगे किस तरीके से सर्विलेंस हो रही है। आर्मी को आसमान से भी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि हमारे पास आसमान में इस समय वहां पे सर्विलेंस डिवाइसेज हैं। वैसे ही जमीन पे आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, चाहे वो पुल हो, चाहे सुरंग हो, चाहे वहां पे रोड बन रही हो, चाहे वहां पे मॉडर्न इक्विपमेंट का डिप्लॉयमेंट हो। वैसे ही मैं आपको बता दूं 75 इंडिजीनियस ड्रोन, जिसको हम स्वर्ण टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो भी इंडियन आर्मी के पास है। ऐसा नहीं कि हमारे पास ड्रोन नहीं, हमारे पास भी ड्रोन है, इंडिजीनियस भी ड्रोन है, और हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट वी कैन किल दी ड्रोन्स विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। और ये डिस्कशन में भी है कि शायद हम इजराइल से, जो इजराइल का एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक्वायर करें। हम लोगों ने एंटी मिसाइल जो टेक्नोलॉजी, हम सभी जानते हैं रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, और जो सबसे विश्व में मजबूत एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी देश में आने वाली है। हमारे देश में इस बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस है, जबरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। इस सरकार की जो अप्रोच वो है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान वैली हो। और हम इस, देखिए जी तेजी आएगी। अब ब्रेक ले रहे हैं, मैं कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू सर, मैंने आपसे सवाल किया है कि आपने ये जो तमाम चीजें पाइपलाइन में बताई है, क्या अब इस ड्रोन हमले के बाद उन तमाम प्रोसेसेस में तेजी देखने को मिलेगी, ताकि जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल सके, जो खरीदना है, जहां से खरीदना है? मैंने आपको तेजी, देखिए मैंने आपको ये बताया, ये ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं, हर चीज में तेजी। आज हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जो हमारा, आप देखेंगे आसमान में भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम ड्रोन भी बना रहे हैं, हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, हमारा डीआरडीओ एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। बने रहे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश की जब सूचना थी
फिर भी हमला कैसे होने दिया गया और भविष्य में आगे ऐसा ना हो, क्या कुछ इस समय भारत की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल वक्त थोड़े से ब्रेक का, लौटेंगे चल ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है जिस तरह से जम्मू में ड्रोन हमला किया गया, उसके बाद आज ये मसला यूएन पहुंचा। ऐसे में क्या यूएन जाने से खुलेगी ड्रोन की कुंडली? कहीं पड़ोसी की कोई ये नई साजिश तो नहीं ड्रोन की? ड्रोन हमले का मुंहतोड़ जवाब कब? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए अनुज माथुर जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की कमी के चलते मैं आपको ले नहीं पाई थी। सर अब बताइए क्या कहना चाह रहे थे जब शर्मा जी जवाब दे रहे थे, जो बीजेपी प्रवक्ता है। जो वो बात कह रहे हैं, सेनाओं को इससे कोई मतलब नहीं है कि किसने 70 साल में क्या किया और किसने 7 साल में क्या किया। ठीक है, ये बिल्कुल बात सही हमारे बात मकसद सेना का ये है कि उनकी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं क्या है वो समय समय पर उनको बताते रहते हैं। जरूरत है जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं प्रोक्योरमेंट्स में, सरकार की मंशा है, खरीदना चाहते हैं, हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं अपने आप को, आर्य उपाध्याय, लेकिन तो उसमें यही इशू आ जाता है कि क्या हो रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो पर्टिकुलर अटैक है, इसके टाइमिंग को हमें देखने की और जरूरत है। टाइमिंग आप देखिए, 23 तारीख को हाफिज सईद के घर पे हमला होता है, 24 तारीख को एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरान आते हैं, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में कोई भी एक बात ऐसी नहीं है जो कि पाकिस्तान को बचे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधरते जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल लाजमी था कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी हरकत वो टेररिस्ट जरूर करेंगे जिससे कि वो इसको बढ़ा सके, क्योंकि टेररिस्ट वहाँ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी और शांति चाहते ही नहीं। ठीक है अजय उपाध्याय जी, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि माथुर साहब और बख्शी साहब ने, जो कि दोनों को मैं सैल्यूट करता हूं, दोनों देश की सेवा की है, और इन लोगों के बातों से बहुत सारा बात स्पष्ट हो जाता है कि हमें सेना पे कोई दूर दूर तक राजनीतिक प्रतिक्रिया और राजनीतिक कमेंट नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी ऐसा करते हैं उनके अपने निहित स्वार्थ है राजनीतिक दलों के। ये कांग्रेस भाजपा का मामला नहीं है, सेना इन सबसे ऊपर है, देश की रक्षा करना उनका काम है, और हम कभी भी इस पे राजनीति नहीं करते। दो बातें मैं इसके साथ जोड़ूंगा। पहली बात कि जो इंटेलिजेंस फेल्योर है, यदि इंटेलिजेंस ने आपको रिपोर्ट भी दी थी तो इसका मतलब सरकार का फेल्योर तो है कि सरकार को जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं कर पाई। 24 तारीख को जून को यदि इंटेलिजेंस इनपुट आपको मिल गया था कि ड्रोन हमला होगा तो निश्चित तौर पे करना चाहिए था प्रयास, तो ये फेल्योर है, और ये पहली बार फेल्योर नहीं हुई है। पुलवामा के अटैक के पहले भी ऐसी इनपुट हमको मिली थी। सुन ले, मैं आपके बीच नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, और मैं आशा करूंगा आप भी नहीं। आप अपनी सफाई दीजिएगा। एक सेकंड एक बार उपाध्याय जी अपनी बात पूरी करने से एक ही करके। पुलवामा के अटैक के बारे में भी इनपुट आई, पुलवामा का अटैक हुआ, जो भी घटना हुई अलग बात है, लेकिन उसके बाद उसकी सही से जांच होती तो हमारे 42 जो सैनिक शहीद हुए उनकी आत्मा को एक अलग तरह से शांति मिलती, उनके परिवार वालों को न्याय मिलता। आज तक उस पर क्या हुआ ये सरकार नहीं कर पाई। उससे पहले भी 18 मेजर अटैक इस देश में हुए, और यहाँ तक कि सरकार के क्या ये सही नहीं है कि मोदी सरकार, खुद मोदी जी ने ISI को पठानकोट के जांच के लिए बुलाया और अमित शाह जी ने उसको फेयर करार दिया था कलकत्ता के भाषण में। ये तो मुझे पता होगा इनको, लेकिन ये राजनीतिक युद्ध का मामला नहीं है, ये देश की समस्या और देश से। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा हूँ, सेना के मोरल्स को कैसे हाई रखें, ताकि तभी हाई होगा जब उनके साथ एक तो मॉडर्नाइजेशन, जो जितनी चीजें हैं यंत्र का, इक्विपमेंट का, उसको किया जाना चाहिए। BC खंडूरी साहब की एक कमिटी जो थी डिफेंस की कमिटी, संसदीय समिति, उन्होंने ऑलरेडी इस पर एक रिपोर्ट भी दी थी कि 68% चीजों को मॉडर्नाइज किया जाए। अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है, सच्चाई है। दूसरी बात है पेंशन के मामले में, डियरनेस अलाउंस के मामले में, मेडिकल फैसिलिटी के मामले में सेना के जवानों को सारी कट की गई है। ये कब सरकार लागू करेगी, क्योंकि उससे उनका मनोबल कहीं ना कहीं बाधित होता है। तीसरी बात, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उससे 50% जो पहले सप्लाई ली जाती थी वो बंद कर दी गई। अब सेना के नौजवानों को जो है बिल्कुल सर, एक सेकंड में पूरा कर ले, सैलरी से अपना जो है वर्दी खरीदना पड़ रहा हो, तो ये दुखद है। जिस सरकार इसी की चर्चा करती है और पीठ थपथपाती है, ठीक है, फोटो शूट कराना है कराए सरकार, लेकिन सेना पर कोई पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। सेना का पीठ हम लोग थपथपाएंगे। सेना की इन आवश्यकताओं को तो देखें, सैनिकों को कैसे मोरल हाई से हाई किया जा सकता है, उस पर भी तो गौर करें। ठीक है, शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, दरअसल यहाँ पर बात बीजेपी कांग्रेस की है ही नहीं, यहाँ बात देश की हो रही है, देश की सुरक्षा की हो रही है, सेना की हो रही है। बात रखूं, शर्मा जी बोलिए।
मैं अपनी बात रखूं? शर्मा जी, आप ही का इंतजार हो रहा है, बोलिए। 2 बार बोल चुकी हैं आपको बोलने के लिए। देखिए, गांव में कहावत है कि जो खोखा चना होता है वो ज्यादा बचता है, वो ज्यादा आवाज करता है। वैसे ही अपोजिशन पार्टी का हाल है। आप देखेंगे राफेल की रिक्वायरमेंट सेना ने कब दी, क्यों नहीं खरीदे गए, क्यों उन्होंने अटकाया भटकाया लटकाया। मोदी जी ने राफेल सेना को दिए, किस तरीके से सेना के सहायता के लिए सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है। मोदी जी ने दिए, किस तरीके से आज मोदी जी बना करके उठा के ला के दे दिए का डेवलपमेंट किया जा रहा है। दरअसल बात ये नहीं है शर्मा जी, इस समय सेना को जिन चीजों की आवश्यकता है, सेना को जिन इक्विपमेंट की आवश्यकता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए ना कि आप कैसे उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने अब तक क्या किया है इन सालों में? एक वहाँ पे आप रिस्पॉन्स दें। ये इस शर्मा जी सुन तो लीजिए, एक सेकंड सर। बख्शी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। दलाली बंद कीजिए आप लोग। ठीक है, उपाध्याय जी सुन लेते हैं सर, रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, सम्माननीय व्यक्ति है। आपका अपना बख्शी साहब, आप सरकार के अच्छे कामों को देखना नहीं चाहते। खेमचंद शर्मा जी सुन तो लीजिए, आप सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जरा सुझाव तो सुनिए, जरा समस्याएं क्या आ रही है वो तो सुनिए। शहीद हो रहा होता है तो नहीं मैडम, उपाध्याय जी, शर्मा जी दोनों से दरख्वास्त करती हूँ, बख्शी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं। बख्शी साहब बोलिए। देखिए, वो अनर्गल 5 मिनट बोले हैं, अगर मैं जवाब कोई अनर्गल नहीं बोला है, तीसरी बार बोल रहे हैं। शर्मा जी, बख्शी साहब को तो बोलने दीजिए, 1 सेकंड पेटर डाउन कीजिए पीसीआर। बख्शी साहब बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर, दिस इज योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने सारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है। ये क्यों घड़ी घड़ी कांग्रेस बीजेपी को उठा के बीच में ले आते हैं? ये इसलिए लाते हैं कि काम नहीं करना चाहते तो पॉलिटिकल मुद्दा बना के कहानियां गढ़ के चले जाते हैं। ये बेसिकली प्रॉब्लम है इंडियन आर्म फोर्सेस को और ब्यूरोक्रेसी के बीच में दरार है। सारे के सारे कार्यक्रम रुके हुए हैं, सारी एक्विजिशंस रुकी हैं, प्रोग्रेस रुकी है, मॉडर्नाइजेशन रुकी हुई है। और यहां तक कि जिस देश की आर्मी नेवी एयरफोर्स मिनिस्ट्री से अलग होती है और जहां ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज उन जगह पे बैठी होती है। शर्मा जी एक सेकंड बख्शी साहब की बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आती हूं आपके पास। सर जवाब आप ही को देना है, आप ही से जवाब पूछा जा रहा है, लेकिन एक बार सवाल पूरा होने दीजिए। पूरे ये कोई नहीं, किसी ने सेना को छूट नहीं दी है, सारे के सारे बैठे हुए हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। अभी तक आर्मी नेवी एयरफोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलग है। क्यों जॉइंट सेक्रेटरी आर्मी, जॉइंट सेक्रेटरी एयर और जॉइंट सेक्रेटरी नेवी सिविलियन क्यों है? यहाँ आर्मी के पोस्ट होनी चाहिए और रक्षा मंत्री को सीडीएस को डिफेंस सेक्रेटरी बनाना चाहिए, फिर आपकी फौज चलेगी। अगर आपको रेलवे मिनिस्ट्री में एक भी ब्यूरोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेसी को नहीं बैठने दिया जाता, क्यों? क्योंकि रेलवे वाले अपना काम जानते हैं, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले अपना काम जानते हैं। यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस की बात आती ही नहीं है। घड़ी घड़ी हम इसलिए ले आते हैं उनको ताकि हमारा समय बर्बाद हो। चलिए ठीक है, 1 घंटा पूरा जवाब लेते हैं खेमचंद शर्मा जी से। शर्मा जी, कांग्रेस को छोड़िए, जो हुआ जो किया उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इस समय जिन पॉइंट्स की तरफ आपकी सरकार का ध्यान दिलवा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या जवाब होगा? कांग्रेस पर मत जाइएगा सर, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूं। देखिए, बख्शी जी का सम्मान के साथ मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। इस सरकार की अप्रोच अलग है, इस सरकार की अप्रोच प्रोग्रेसिव है, इस सरकार की अप्रोच इंक्लूसिव है। इस सरकार में किसी व्यक्ति को, हमारी जो सेना है उनके जो काम को या उनके मॉडर्नाइजेशन को रोकने का, भटकाने लटकाने का उनको अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको नाप दिया जाता है। इस समय हमारी जो सुरक्षा है, हमारी जो सेना है वो प्रायोरिटी पे है। हमारे जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड जो डिसीजन है वो तेजी से लिए जाते हैं। उसी का परिणाम है कि हम गलवान में जवाब दे पाते हैं, हम एयर स्ट्राइक कर पाते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर पाते हैं। आज हर जगह हमारा तेजी से काम चल रहा है, चाहे वो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो राफेल का लाना हो, चाहे वो आप सैटेलाइट का डिप्लॉयमेंट हो, डेडिकेटेड सैटेलाइट हमारी आर्मी को दी जा रही है। हर जगह आज डीआरडी को देखिए किस तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरीके से नए हमारे इक्विपमेंट हमारी सेना को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंडिजीनियस इक्विपमेंट भी दिए जा रहे हैं। देखिए, आज की जो हमारी सरकार है
तेजी से अगर मित्र ही मॉडर्नाइज और मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ, हमारी सेनाएं आने वाले समय में मॉडर्न सेनाएं और जितनी भी जरूरत है और जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं उनको करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगी। बहुत तेजी से काम हो रहा है, तेजी से फिर भी सूचना होने के बाद हमला होने दिया गया। डॉक्टर सुनील कौशिक, आप देखिए गवर्नमेंट का काम पॉलिसी का है, क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है? गवर्नमेंट यूएन में भी रिस्पॉन्ड कर रही है, गवर्नमेंट ने आर्मी को किया है। ये कह देना अरे आर्मी के ही दो पार्ट होते हैं, इंटेलिजेंस ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आर्मी को मिली है। अपने आप में एक नया आयाम है, एक नया सिस्टम है, उस पर काम किया जा रहा है, एंटी ड्रोन कब होगा, कैसे होगा, आर्मी ने उस पर काम किया। हमको आर्मी को अपने सैनिकों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, इसमें सरकार का क्या लेना देना है? ये डे टू डे एक्टिविटी है। डॉक्टर सुनील कौशिक, कितनी सत्यता इनके बच्चों उसमें कोऑर्डिनेटेड काम कर रही है। मेरे को हंसी आती है, गुस्सा भी आता है, ये लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। सरकार का कहां गला बैठ जाएगा आपका, ठीक है, गला बैठ जाएगा आपका। दूसरी विंग उस पर काम कर रही है, तो आप अनर्गल बातें करके सेना के मोराल को क्यों डाउन मैंने कौन प्रफुल्ल बख्शी साहब ने अनर्गल बात की है? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हैं। उपाध्याय जी बख्शी साहब को क्या आप अनर्गल बात कर रहे हैं? बख्शी साहब ने अनर्गल बात की है क्या? सेना के मॉडर्नाइजेशन से बात कर रहे हैं, वो सैनिक हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं दी है देश को। शर्म करनी चाहिए आपको, शर्म कीजिए। झूठ बोलते हो, कुछ बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं आप लोग। सही बात नहीं जाते हैं सर। डिमांड करता है इस समय जो वक्त की दरकार है, 1 घंटा टाइम सेना की जो आवश्यकता है उस पर चर्चा कर ले। और कौशिक साहब एक और बात बताइएगा, ड्रोन जो आतंकियों के हाथ अब पकड़ कर साइंस की बातें बेहद सस्ते होते हैं, रडार से बच जाते हैं, ऐसे तो आगे भविष्य में और बड़ा हमला इनके द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जाहिर तौर पर हमें नहीं बढ़ता जो सच होता है। ठीक है शर्मा जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूं, उसके वॉइस में दवा ले लीजिए, जवाब देने की शक्ति होती है। डॉक्टर सुनील पानी पी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह देश ने कोई बात रखी है और सारे देशों के सामने यदि कोई बात निकल के आई है तो निश्चित तौर से सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये गंभीर चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये इस बात का भी जिक्र उसमें हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से जो आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हो रही है। हाँ, और क्राउड फंडिंग के माध्यम से तो किस तरीके से इसको व्यवस्था को रोका जाए। हाँ। क्योंकि सारे देश जब तक उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, हाँ। सारे देश उसमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो अकेला देश कुछ नहीं कर सकता, भारत कुछ नहीं कर सकता। उसमें सारे देशों की आवश्यकता है कि मिलकर उससे लड़ा जाए। दूसरा मैं कहूंगा जी, अभी जो भाजपा और कांग्रेस चल रही थी, हाँ। निश्चित तौर से सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 साल में बहुत कुछ काम किया है देश के लिए, सेना के लिए, लेकिन यह भी गलत नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 3-3, 4-4 युद्ध लड़े हैं और ये खेमचंद शर्मा जी को पता होगा कि 2 साल पहले की जो रिपोर्ट थी वो सब पता था, पूरे देश को पता है कि जो गोला बारूद हमारी सेना के पास है वो बहुत दिनों तक युद्ध नहीं लड़ सकती सेना हमारे पास। इसको बात को भी सरकार को बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा और मुझे लगता है लिया भी होगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या कांग्रेस ने सेना का मनोबल गिराया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक तरीके से सरकारों का ये काम होता है डिप्लोमेसी के माध्यम से कि किस तरीके से हम देश के मान सम्मान को बचाए रखें, आर्मी का आत्मबल न गिरे, उनका मनोबल कैसे बढ़े, ये सारी सरकार करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमियां हो जाती हैं। और क्या बीजेपी की सरकार में कमियां नहीं हुई कि जब सुरक्षा एजेंसियों का आउटपुट आ रहा है कि ये हो सकता है, फिर भी चूक हुई, फिर भी हमले हुए, तो ये नहीं कह सकते कि सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर से कमियां हर सरकार में रहती हैं, इसको सुधारने की आवश्यकता है, इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि तुमने क्या किया और हमने क्या किया, तुमने नहीं किया तो हमने नहीं किया। कम से कम सारी पार्टियों को मिलकर के किस तरीके से देश को सुदृढ़ किया जाए, आतंकवादी परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए। और ये मानना पड़ेगा, सेना के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि जो चीजें पहले देश में देखने को मिलती थी ना कि यहाँ बम विस्फोट हुए, वहां बम विस्फोट हुए, वो पिछले वर्षों से नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की शक्ति और एक दूसरे की जो एजेंसियां उसमें जो समन्वय स्थापित सरकार के माध्यम से किया है वो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है। और इससे देश में जो चीजें घटनाएं होती थी वो उनमें कमी आई है। और जो बख्शी साहब ने कहा कि जो समन्वय आर्मी के बीच होना चाहिए, सीडीएस का पद क्रिएट किया गया, उसके माध्यम से सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। निश्चित तौर से कुछ ऐसी सरकार के सामने बातें आएंगी और कुछ समन्वय की आवश्यकता सेनाओं के बीच में है,
तो लगता है कि सरकार उस पर ध्यान देगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर से, ये मेरा हो सकता है व्यक्तिगत बयान है, अन्यथा नहीं, कि सेना को बहुत ज्यादा अधिकार देने की आवश्यकता जिस जिस देश ने की है, हमारे पड़ोस में भी की है, तो वो कुछ कुछ परिणाम उसके बहुत गंभीर निकल के आते हैं। तो लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी जाती है वो निर्णय लेती है, सेना के बारे में भी लेती है, तमाम ऐसी चीजें उनके बारे में निर्णय लेती है। बिल्कुल आप कहिएगा, लेकिन हम सारे लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अधिकार दिए जाएं तो आउट ऑफ लिमिट सारी चीजें ठीक किसी को भी नहीं रहती हैं। न सरकार को देने की आवश्यकता है, न ब्यूरोक्रेसी को देने की आवश्यकता है, न मीडिया को देने की आवश्यकता है, न आर्मी को देने की आवश्यकता है। एक समन्वय ऐसा स्थापित हो जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे बचाया जा रखे। ठीक है जी अनुज जी, आपको मैं बहुत साफ बता देना चाहता हूं कि सेना अधिकारों की बात नहीं करती। कभी मैंने आपको आज भी और जितनी बार मैं आया हूं, कभी अधिकार के लिए नहीं कहा कि मुझे अधिकार दें। हम चाहते हैं हमारे को आप मॉडर्नाइज करें, हमें काबिलियत दें, हमें एबिलिटी दें कि हम जो पाकिस्तान कर रहा है उसका जवाब दे सकें, और जवाब देने की इजाजत दें, वो जरूरी है। मैं मानता हूं पिछले 6-7 सालों में यह काम हुआ है, इजाजतें मिली हैं, हमने करके दिखाया है, और यही वजह है कि धारा 370 चली गई और कश्मीर में हालात सुधरते 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 चले गए, तिरंगा वहां पर फहराने लगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक काम किया तो आपने बालाकोट में जाकर के उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, बंद हो गया काम। एक ड्रोन उनका अगर आप आज तक यहां हमला होता है, 5 ड्रोन आप वहां जाकर के सियालकोट में गिरा देंगे, अगली बार कोई ड्रोन आएगा नहीं यहां पर, ये याद रख लें आप। एग्जैक्टली ये बात समझने की है। सेना को अधिकार नहीं चाहिए, ये आपका गलतफहमी है। सेना को चाहिए मॉडर्नाइजेशन, वेपन सिस्टम मॉडर्नाइजेशन चाहिए, फ्री हैंड, मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, फ्री हैंड चाहिए। ठीक है, फ्री हैंड। बोलिए। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि जैसा अभी उन्होंने एक छोटा सा उसको मेंशन किया था बख्शी साहब ने, कि आवश्यकता है कोऑर्डिनेशन की, सिंक्रोनाइजेशन की, सिनर्जी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में। आप ये नहीं कर सकते कि वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जिम्मेवारी आईटीबीपी की है, वहां पे कुछ हो जाए उसकी जिम्मेवारी एयरफोर्स की है, कुछ और हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी। इसको एक अंडर वन यूनिफाइड कमांड, ऑल दीज पीपल हु आर ऑपरेटिंग इन सेंसिटिव एरियाज, इनको करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, यू कांट हैव 15 डीजी बैठा रखे हैं, एक सीआरपीएफ, ये वो उनका कोई, ताकि हमारे सिस्टम में कहीं भी कोई भी लूपहोल बाकी बचे ही ना, मैं सुन रहा जिसका फायदा आतंकवादी उठा ले। देखिए जो हमारे जो सम्मानीय रक्षा विशेषज्ञ जो सजेशन दे रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार उसको इंप्लीमेंट कर रही है। आज हमारे रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से होम मिनिस्ट्री प्लस रक्षा मंत्रालय है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं। और एक आज हमारे पास आपने देखा होगा किस तरीके से कॉमन हम लोगों ने एक यूनिट बनाई है जो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। आज कोऑर्डिनेशन बेटर है। हाँ, मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, सरकार उस पर तेजी से काम कर रही है, लेकिन आज की सरकार में कम्युनिकेशन का गैप नहीं है, संवाद का गैप नहीं है। तेजी से संवाद हो रहा है, तेजी से कम्युनिकेशन हो रहा है, तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा अजीत डोभाल जी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो अर्धसैनिक वाले हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो हमारे सेनाओं की तीनों विंग हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। तेजी से वो संवाद भी करते हैं, तेजी से वो इनपुट भी लेते हैं, ग्राउंड पे जाके वो चीजों को देखते भी हैं, और उसके हिसाब से सरकार निर्णय लेती है और कंप्रीहेंसिव डायलॉग के साथ निर्णय लेती है। और उसी की वजह से हम लोग बहुत अच्छे कदम उठा पाए। भविष्य में भी जो कमी होंगी, जो गैप होंगी, उन पे काम किया जाएगा। जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ वो भी लगातार हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो सरकार को ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं, सारे अच्छे सुझावों पे विचार किया जा रहा है और उसके हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं। ठीक है, बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा हूं कि इस सरकार ने बड़े उचित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, पर मैं घड़ी घड़ी ये बोल रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं होने देती। उनको सेना से कुछ थोड़ा जिसको पर्दा है, क्योंकि ये अगर सेना ज्यादा ऊपर उठती है तो उनकी पदवी नीचे होती है, एरिया ऑफ कंट्रोल उनका जाता है। बेसिकली टर्फ वॉर चल रही है। अगर पूरे जम्मू और कश्मीर में एक कमांड एंड कंट्रोल, जो मैं कितने सालों से कह रहा हूं, हो जाए तो सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में आएगी। और जैसा कि मैं आपके चैनल पे पहले कहता था, और जैसा जनरल माथुर ने अभी लेके आए हैं,
जब गलवान का ऑपरेशन हुआ, आईटीबीपी होम मिनिस्ट्री की आगे बैठी हुई थी, कोर कमांडर पीछे था। मैंने कोर कमांडर, 3 कोर कमांडर से बात करी है एक चैनल के ऊपर जो आए हुए थे। मैंने कहा आप भी 15 कोर और 14 कोर कमांडर रह चुके हैं, ये बताइए अगर आपके आगे आईटीबी बैठी हुई है और चाइनीज घुस रहे हैं, आप पूछेंगे नहीं उनसे? वो कहते पूछा तो वो कहते क्या हुआ? वो कहते होम मिनिस्ट्री को बात जाती है, होम मिनिस्ट्री से डिफेंस मिनिस्ट्री आती है, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री। कहने का मतलब है चाइनीज 3 ब्रिगेड, 2-2.5 ब्रिगेड थी, वो 3.5 डिवीजन हो गई, आपके अंदर बैठे हुए हैं और हम बहाने मार रहे हैं कि चाइनीज अंदर नहीं घुसे। झूठ बोलते हैं, हम घुसे हुए हैं चाइनीज अंदर, और ये प्रॉब्लम है हमारी। हम और जब हमने 7 हाइट्स ले ली और कैलाश हाइट्स ले ली तो हमने वापस क्यों कर दी? अजीब बात है। हाजीपीर वापस कर दिया था आपने। मैं एक बात बता दूं, 1967 में जनरल सगत सिंह राठौर को नाथूला खाली करने को बोला गया था, उसने पूरी आर्टिलरी खोल दी थी चाइनीज के ऊपर। हिंदुस्तान की सरकार ने उनको ऑर्डर दिया था, उसने ऑर्डर फाड़ के फेंक दिया था। फिर 1986 के अंदर सम्मेलन चौक में जनरल सुंदर जी ने ऑपरेशन फैल्कन के तहत उसने जब उनको कहा कि आप फैल्कन बंद करिए, कुछ मत करिए, वो पूरी एक ब्रिगेड लेके अंदर आ गए और चाइनीज को खदेड़ दिया, और फैल्कन को गवर्नमेंट ने नकार दिया, सेना को मेडल नहीं दिए। ये देखिए तब होता है जब ठीक है, शर्मा जी से पूछेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय की कमी है। सर आप सभी का फाइनल कमेंट लेना होगा। सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या कहेंगे? अब आप यूएन तक मामला पहुंच चुका है, ड्रोन हमले के बाद अब जो परिस्थितियां बनी हुई है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, आज भी मीटिंग हुई, 2 घंटे तक मंथन हुआ, कल भी एक अहम मीटिंग होने वाली है, अब आगे क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि देश का भरोसा और विश्वास कैसे बना रहे। यदि कोई नई चीज निकल के आती है, सरकार में तमाम बड़े अफसर बैठे हुए हैं, निश्चित तौर से कोई बड़ा कदम उठाएंगे, और ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज निकल के आती है तो उसका समाधान नहीं होता है, निश्चित तौर से समाधान होगा। और आज जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र में बातें रखी है, सारे देशों को समझाने का जो प्रयास किया गया है, उसके सार्थक प्रयास किए हैं सरकार ने, वो निश्चित तौर से फल देने वाले होंगे। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। तो जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है और जिस तरह चाइना और पाकिस्तान के आपस में जो कॉम्बिनेशन है, उसको ध्यान में हम लोगों को निश्चित तौर पे सरकार को रखना चाहिए। और चाइना कहीं ना कहीं मोटिवेटेड ड्रोन है, ये ड्रोन चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं और वहां से कहीं ना कहीं आया होगा, इस पर जांच का एक विषय है। लेकिन जिस तरह से चाइना के द्वारा हमारे पूर्वी क्षेत्र में जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे सेना के मोराल्स को ऊपर रखने की जरूरत है, और सेना पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। इसमें सरकार को चाहिए कि ईमानदारी से संवाद स्थापित कर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, जो माथुर साहब ने भी कही और बख्शी साहब के बातों से भी मैं पूरी तरह सहमत हूं कि सेना ही लड़ाई लड़ती है बॉर्डर पर, उसी के दम पर सारी चीजें होती है। तो हमें उसके मॉडर्नाइजेशन को और उसके डिसीजन लेवल को, ब्यूरोक्रेसी कई बार हावी होकर के जो उनके मोरल को डाउन करती है, वो नहीं होना चाहिए। सरकार जो भी ईमानदार प्रयास करेगी, विपक्ष हमेशा साफ है, हमें कोई पीठ अपना नहीं थपथपाना है, हमें सेना और आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पर कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह नहीं करनी है कि जब देश पर आक्रमण होता है तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नरेंद्र मोदी जी खुद कर रहे थे, हमें वैसी चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर अंतिम बात कहूंगा, चाइना जो घुसा हुआ है, प्रफुल्ल बख्शी साहब ने भी कहा, पूरा देश जानता है ये बात, उसको कैसे हटाएंगे, कैसे कंटेंट करेंगे, ये देश की सरकार के नीतियों के कारण वो घुसा हुआ है, सेना के कारण नहीं। सेना लड़ना चाहती है, ईमानदारी से उसे हमें वो जगह हमें चाहिए। अनुज माथुर जी, ठीक है, देखिए मैं ये थोड़ा सा अलग हो गए हैं हम लोग, चाइना के ऊपर आ गए हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस जगह पे चाइना की बातचीत चल रही है, मैं वहां फिजिकली खुद रहा हुआ हूं, चुशूल में, गलवान में, इन सब जगह पर मैं रहा हुआ हूं। इसके लिए अलग डिबेट आप करवाएं तो मैं बताऊंगा। अब आगे यूएन में मामला पहुंचने के बाद किस तरह से आप देख रहे हैं, और ऊपर से जो मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, क्या होने वाला है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि मैं आपको यही कह रहा हूं कि इस प्रकार के ड्रोन हमले हर जगह पर हो रहे हैं, और एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, एक सिनर्जाइज्ड एफर्ट की आवश्यकता है। इसलिए ये जरूरी है कि ये वहां पर ले जाया जा सके। ये तो एक बात। दूसरी बात, हमारा एक पॉजिटिव प्यूनिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा संबंध है, ये एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ। ठीक है, बख्शी साहब आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। ये बिल्कुल मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा
रहा हूँ हाँ। कि ये जो वायलेशन ऑफ आवर टेरिटरी, अगर पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा है तो, और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये इज अ एक्ट ऑफ वॉर। आप स्ट्रेट अवे जाके उस जगह पे जहां से आ रहे हैं उसको ऑक्यूपाई करिए, चाहे आप 10 किलोमीटर घुसे, चाहे 15 किलोमीटर घुसे, पर जरूर करें, नहीं तो बातें ही बातें रह जाएंगी। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका, कैसे आप इन तमाम उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखिए, भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा, जोरदार जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से हमने एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया, जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया, जिस तरीके से हमने गलवान वैली में जवाब दिया, वैसा ही ठोस जवाब दिया जाएगा। दूसरा, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, झूठ ना बोलें कि चाइना घुसा हुआ है, चाइना ने हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया। वो हमारी सेनाएं बराबर का वहां पे उनको जवाब दे रही है, खड़ी हुई है। हमने गलवान में उनको मुंह की खिलाई है और झूठ बोल के अफवाह ना फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या होगा। आतंक पर प्रहार की बात तो कही जा रही है, लेकिन जवाब दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, फिलहाल करना होगा इंतजार। इसके साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनता टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।